बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज दिन है जुमे का, तारीख है 3 दिसंबर और हर गुजरते दिन के साथ जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा है अमेरिका में समिट फॉर डेमोक्रेसी का 9 और 10 दिसंबर को ये समिट होनी है, वैसे वैसे इस वक्त एक आलमी सफारती महाज़ाराई का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मामलात कशीदा हो रहे हैं और एक खींचातानी का माहौल है। अमेरिका पूरा जोर लगा रहा है कि उसके इत्तहादी ममालिक दीगर ममालिक के साथ मिलकर इस समिट फॉर डेमोक्रेसी को कामयाब बनाएं, जबकि चीन और रूस उन्होंने अपने तौर पर सफारती कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। कुछ का तस्करा मैं कर चुका हूं और इंतहाई अहम डेवलपमेंट इस सारे मामले में हुई है। इस वीडियो में वो तफसील और कुछ और इंतहाई अहम साइड बाय साइड जो डेवलपमेंट्स चल रही हैं इसी समिट फॉर डेमोक्रेसी के हवाले से रूस और चीन के तेवर क्या हैं वो मैं आपके सामने रख दूंगा। मंसूबा क्या था? मंसूबा ये था कि समिट फॉर डेमोक्रेसी इसका इनकाद होगा 9 और 10 दिसंबर को। पहली जो मीटिंग है, जो समिट है, उसका फॉर्मेट ये कि उसको वर्चुअली कंडक्ट किया जाएगा। अमेरिका के सदर अपना विजन सामने रखेंगे कि इस वक्त दुनिया को अथॉरिटेरियनिज्म और ऑटोक्रेसीज जो हैं, जिनमें चीन शामिल है, रूस शामिल है, बेशक वो नाम ना लें लेकिन वो इंदिया दे चुके हैं, उसके हवाले से बताएंगे कि इन ममालिक से ख़तरा है और ये जमहूरियतें मिलकर इस दुनिया को और इस दुनिया के निज़ाम को बचाएंगी। इस खिताब के बाद दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक, इस वक्त तक जो 110 ममालिक को दावतनामे भेजे गए हैं, पाकिस्तान के पास भी वो दावतनामा मौजूद है। पाकिस्तान ने अभी अब तक इस पर अपना फैसला नहीं सुनाया कि कौन शिरकत करेगा, किस लेवल पर पार्टिसिपेशन होगी। फिर इन ममालिक के जो सदूर या वज़राए आज़म या जो भी इनको रिप्रेजेंट कर रहा होगा उनको 8 मिनट 10 मिनट का मौका दिया जाएगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। इसी तरीके से जो दुनिया भर के, ख़ास तौर पर जो ग्लोबल नॉर्थ बनता है, डेवलप्ड वर्ल्ड, वहाँ से एंटरप्रेन्योर्स को, सिविल सोसाइटी के लोगों को, जो मुख्तलिफ इदारे हैं जो इंसानी हकूक़ के हवाले से काम करते हैं, डेमोक्रेसी के हवाले से, उनके नुमाइंदों को भी शिरकत की दावत दी गई है। जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वहाँ की जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत कोई ख़ास नज़र नहीं आती इस समिट फॉर डेमोक्रेसी में, उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। और आखिर में तैयारी ये थी, तरीक़ाकार ये था कि अमेरिका खुद से तजावीज़ या सेट ऑफ एक्शंस पेश नहीं करेगा, बल्कि यूरोपीय यूनियन जो कि एक बहुत बड़ा दुनिया का ब्लॉक है डेमोक्रेसीज़ का, यूरोपीय यूनियन अपने तौर पर तहरीरी तजावीज़ जो है वो पेश करेगा। यूरोपीय यूनियन के तौर पर जो एक अलहदा से पार्टिसिपेशन, यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक की अलहदा से पार्टिसिपेशन होगी और यूरोपीय यूनियन जो है वो अपने तौर पर रिटर्न तजावीज़ पेश करेगा कि किस तरीके से काउंटर करना है ऑटोक्रेसीज़ को, किस तरीके से अथॉरिटेरियनिज़म को और जमहूरियत को रीडिफ़ाइन करके जो ये जमहूरी ममालिक हैं इनका इत्तेहाद किस तरीके से मजबूत बनाना है। और फिर मुख्तलिफ ममालिक के हवाले से टास्क्स दिए जाने थे रिटन फॉर्म में और इसको फिर अमेरिका की छतरी के नीचे, अमेरिका की आशीर्वाद से अप्रूव करवाना था इस समिट फॉर डेमोक्रेसी में और फिर उसका रिटन स्टेटमेंट सामने आ जाता। ये तो था मंसूबा और फिर एक पूरे साल का प्रोसेस होता। पूरे साल में इसको मॉनिटर किया जाता कि मुख्तलिफ ममालिक इस समिट में तय पाए, जो जिन मामलात को तय किया गया है, जिन एक्शंस को तय किया गया है, उस पर किस तरीके से अमल दरामद करते हैं और फिर वो ममालिक जो अमेरिका के पैमाने पर पूरा उतरते और अमेरिका के करीबी इत्तेहादियों के पैमाने पर पूरा उतरते, उनको अगले साल दिसंबर के ही महीने में एक फिजिकल बिलमुशाफा समिट सरबरा इजलास के लिए बुलाया जाता। ये तो था मंसूबा। अब इस मंसूबे को एक बड़ा धचका लगा है अमेरिका की इन तमाम कोशिशों को। यूरोपियन यूनियन और समेत पूरी दुनिया में अमेरिका ने एक पिक एंड चूज़ का मुजाहरा किया। मुख्तलिफ ममालिक को जो इन्विटेशंस भेजे गए, जिस तरीके से ख़ास तौर पर अगर आप देखें जो फार ईस्ट एशिया है वहाँ पर ताइवान वो मुल्क है, ताइवान को एक मुल्क करार दिया अमरीका। चीन जो है उसका मौक़िफ़ ये है कि अटूट अंग है, इंटेग्रल एंड इनएलिएनेबल पार्ट है चीन का। चीन उसको कहता है एक वन चाइना पॉलिसी के तहत के ताइवान को दुनिया भर में कोई भी उसकी हुकूमत को रिकग्नाइज़ नहीं कर सकता और दुनिया के ममालिक की पॉलिसी इस हवाले से ज़्यादातर ममालिक वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। ताइवान को बुला लिया। अगर आप हमारे खित्ते में बात करें, पाकिस्तान के हवाले से इंडिया सवाल उठा रहा है, लेकिन इंडिया के हवाले से रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि बैक स्लाइडिंग डेमोक्रेसी है और बैक स्लाइडिंग डेमोक्रेसी जिसने नरेंद्र मोदी की और बीजेपी की जो लीडरशिप है उसके तहत एक हिंदू राष्ट्र बनाने का काम शुरू किया हुआ है। इस हवाले से बहुत ज़्यादा एतराज़ थे, लेकिन इंडिया को बुलाया गया। इसी तरीके से इराक को जो इनविटेशन दिया गया उस पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे हैं, जबकि अमेरिका के करीबी इत्तेहादी जो मिडल ईस्ट और गल्फ़ रीजन में हैं उनको नहीं बुलाया गया। तुर्की को इस समिट में शिरकत की दावत नहीं दी गई। इसी तरीके से जो यूरोपियन यूनियन है
वहाँ पर भी एक टसल मौजूद है। हंगरी वो मुल्क है जिसके यूरोपियन यूनियन के साथ, अमेरिका के साथ बहुत सारे मसाइल हैं। इनके जो इनकी गवर्नमेंट है, इनके साथ अक्सर जो मामला टेकअप होता है कि आपकी पॉलिसीज़ हमारे साथ मुताबिकत नहीं रखती, आपकी डेमोक्रेसी जो है वो हमारे स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करती। हंगरी को इनविटेशन नहीं भेजा गया। अब हंगरी ने इसके जवाब में क्या किया, जो हंगरी के सरबराह हैं विक्टर ओरबैन, उन्होंने अपने सफ़ीर को यूरोपियन यूनियन का इजलास था वहाँ पर भेजा और हंगरी ने ये वहाँ पर मामला टेकअप किया कि अगर हमें वहाँ पर शिरकत की दावत नहीं दी गई तो इसका मतलब ये है कि यूरोपियन यूनियन, जिसने वहाँ पर इस समिट में पेश होना था और एक रिटन प्रपोजल, एक ड्राफ्ट पेश करना था यूरोपियन यूनियन की तरफ से, और फिर उस पर कंसेंसस क्रिएट किया जाता, इत्तफाक राय पैदा किया जाता मुख्तलिफ ममालिक का, उनको रोक दिया। हंगरी ने यह कहा कि क्योंकि यूरोपियन यूनियन एक ब्लॉक के तौर पर तमाम ममालिक को शिरकत का दावतनामा नहीं मिला इस समिट का, इस वजह से अब यूरोपियन यूनियन, हमारी रिप्रेजेंटेशन क्योंकि नहीं हो रही, तो यूरोपियन यूनियन अपने तौर पर जाकर तमाम ममालिक के बिहाफ पर या ईयू के बिहाफ पर, यूरोपियन यूनियन के बिहाफ पर ये तजावीज़ वहाँ पर सामने नहीं रख सकता। अब इस सारे मामले पर जो लीगल माहिरीन हैं, जिन्होंने यूरोपियन यूनियन के पूरे सिस्टम को समझा है, उनकी गुफ्तगू में ब्लूमबर्ग ने छापी, मैं वो देख रहा था, वो ये कहते हैं कि बात हंगरी ठीक कह रहा है कि उसूल के मुताबिक और जो इनके लॉज हैं उसके मुताबिक, लॉज एंड रेगुलेशंस के मुताबिक, अगर किसी मुल्क का कंसेंसस नहीं है तो फिर वो यूरोपियन यूनियन के तौर पर तजावीज़ पेश नहीं की जा सकती। तो अमेरिका को इस सारे मामले पर एक झटका लगा है। लेकिन अदरवाइज भी आप देखें, चीन ने एक लॉबिंग शुरू की और रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगाई लावरोव, उन्होंने अब इंटरव्यूज़ देने शुरू किए और वो, मैं उनका एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने ये तस्करा किया। उन्होंने कहा कि जो हमारे इत्तेहादी ममालिक हैं वो हमें बता रहे हैं कि क्वाइटली अमेरिका की तरफ से अब उनको ये मैसेजेस कन्वे किए जा रहे हैं कि तैयारी पकड़े, हम एक नया ब्लॉक बनाने जा रहे हैं। रूस के वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि, और ये इतलात वो हमें और हमारे तक पहुंचा रहे हैं। दूसरी तरफ चीन इस सारे मामले पर, एक तो ग्लोबली उसने इस बात को ओपनली, चीन के वज़ीर ख़ारजा, चीन की वजारत ख़ारजा के तर्जुमान समेत जो मुख्तलिफ टीयर्स हैं, वहाँ से अब ओपनली इस समिट को काउंटर करने के लिए मैसेजिंग की जा रही है। चीन के वज़ीर ख़ारजा वैंग जी ने, मैं तस्करा कर चुका पहले एक वीडियो में, कि उन्होंने नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज़, जिनको वो तकरीबन तमाम ममालिक को निगलेक्ट किया गया है अमेरिका की समिट फॉर डेमोक्रेसी में, वहाँ उन ममालिक के वज़राए ख़ारजा के साथ मुलाकात करके वन चाइना पॉलिसी के हवाले से एश्योरेंस ली, और जो डेमोक्रेसी की ये समिट करवाने जा रहा है अमेरिका, उसके खिलाफ बयानात आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये वो ममालिक हैं जहाँ से, जिनके रिसोर्सेज को ये डेवलप्ड, सो कॉल्ड डेवलप्ड वर्ल्ड जो डेमोक्रेसीज खुद को कहते हैं, लूट एंड प्लंडर, हीरे, सोना, ब्रोंज वहाँ पर खानी जंगी करवाकर, जो अफ्रीका का सारा मामला। और वैसे भी इस समिट फॉर डेमोक्रेसी को देखा जाए तो ये वो ममालिक हैं, इनमें कौन शामिल है, इनके लीडर्स कौन हैं? बरतानिया जिसने आधी से ज़्यादा हुकूमत जो दुनिया है उसके मुख्तलिफ ममालिक पर कब्ज़ा किया, उनके रिसोर्सेज को उसने चोरी किया, और ये भी अब ज़ाहिर है कि 50 से ज़ायद दौलत मुश्तरका के कॉमनवेल्थ के ममालिक हैं। इसी तरीके से जो फ्रांकोफोनीज़ हैं, फ्रांस ने किन किन ममालिक पर, 30 से ज़ायद ममालिक हैं जहाँ पर आज भी ऑफिशियल सरकारी ज़बान फ्रांसीसी बोली जाती है। पुर्तगाल, स्पेन, अमेरिका किस तरीके से करता है? अमेरिका ने अगर फिज़िकली जाकर वहाँ पर हुकूमत खुद कायम नहीं की, लेकिन इन्वेड किया मुख्तलिफ ममालिक को, वहाँ पर कठपुतली हुकूमतें बनवाई, और ये बेसिकली दुनिया के रिसोर्सेज पर कब्ज़े की जंग है। ये सारा मामला आपको मालूम है कि आज अगर माजी में अपनी नेवी भेजकर, इन्वेड करके या ईस्ट इंडिया कंपनी बनाकर किसी मुल्क के रिसोर्सेज पर कब्जा किया जाता था, तो आज टूल्स डिफरेंट हो गए हैं। आप समिट फॉर डेमोक्रेसी करवाएंगे, IMF के ज़रिए अपनी शराइत लागू करवाएंगे, इसी तरीके से GSP प्लस स्टेटस, मुख्तलिफ मराहत के नाम पर, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये वो फोरम्स हैं जिनसे जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उनको उनको अपने शिकंजे में रखने के लिए और उनकी पॉलिसीज़ को डिक्टेट करने के लिए इन फोरम्स को और इसमें मौजूद ज़ाब्तों को इस्तेमाल किया जाता है। पहले जो इनका तर्ज़ हुकूमत था, ये उसको इम्प्लीमेंट पूरी दुनिया पे करने की कोशिश करते थे, और आज ये चाहते हैं कि जो हमारा निज़ाम हुकूमत है, यानी कि डेमोक्रेसी है, हमारा मॉडल डेमोक्रेसी का वही एप्लीकेबल होना चाहिए दुनिया भर के ममालिक को, और जो हम जैसा नहीं है वो हमारे साथ नहीं चल सकता, उसको मुख्तलिफ सज़ाएँ, मुख्तलिफ किस्म के एक्शंस उसके खिलाफ लिए जाते हैं। पाकिस्तान ने, आपको मालूम है कि मैं तज़किरा कर चुका हूँ कि चीन के साथ कंसल्टेशन कर रहा है, अभी तक पाकिस्तान ने इस पर फैसला नहीं किया। और इसी दौरान एक और बहुत बड़ी और अहम डेवलपमेंट हुई है। आपने देखा होगा कि वज़ीर आज़म इमरान खान
जिस वक्त से वो वज़ीर आज़म बने हैं, एक चीज़ तवातुर के साथ उनकी पहली तकरीर 2019 के जो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास है वहाँ से उठा ले, उसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारी दीगर मामलात हैं जिस पर उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से गुफ्तगू की, लेकिन एक मामला जो मुतसलसल के साथ उनके आलमी फोरम्स पर तकारीर में मौजूद है वो है डेवलपिंग वर्ल्ड का मुकदमा, जो तरक्की याफ्ता दुनिया और तरक्की पजीर ममालिक हैं उनके दरमियान जिस किस्म का तबकाती फ़र्क मौजूद है, ये तस्करा बार बार मौजूद होता है कि फ़्लाइट ऑफ कैपिटल होता है। ये ममालिक यहाँ से पैसा चोरी करके हुक्मरान जाते हैं, इन यूरोपीय ममालिक में, मगरबी ममालिक में सेफ़ हेवन्स बनी हुई हैं, टैक्स हेवन्स बनी हुई हैं, वहाँ पर पूछ कुछ नहीं की जाती और फ्लाइट ऑफ कैपिटल होता है। ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स डेवलपिंग वर्ल्ड से निकल कर डेवलप्ड वर्ल्ड में पहुँच जाता है। उस वक्त ना तो कोई मनी लॉन्ड्रिंग का कानून अप्लाई होता है, ना ही फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स उन ममालिक के खिलाफ, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो टू वे है। एक जगह से मनी लॉन्डर होके दूसरी जगह भी तो पहुंच रही है। आप जिस जगह से मनी लॉन्डर हो रही है उसको आप सजा देते हैं, आप उसको ग्रे लिस्ट में डाल देते हैं, और जहां पहुंच रही है वो मुल्क जो है बैठकर फैसले करता है कि किस मुल्क को ग्रे लिस्ट में डाल दिया जाए, किसको ब्लैक में। आपको मालूम है कि पाकिस्तान किस तरीके से ग्रे लिस्ट में मौजूद है, तुर्की को भी डाल दिया। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के खिलाफ ये हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। तो वज़ीर आज़म इमरान खान जो ये सारा मुकदमा लड़ रहे थे डेवलपिंग वर्ल्ड का, और फिर एक उन्होंने एक ग्लोबल डेट रिलीफ की बात की जब कोविड-19 आया कि मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक उनके ऊपर जो कर्जे मौजूद हैं उनको रीशेड्यूल किया जाए, फिल वक्त उनकी वापसी को रोक दिया जाए, ताकि वो अपने कर्जे वापस करने के बजाय और अपने पैसे, अपने रिसोर्सेज उस मामले में झोंकने के बजाय अपने अवाम की सेहत की सहूलियात और कोरोना वायरस से बचाव के लिए वो पैसे इस्तेमाल कर सकें। उस पर भी जो आलमी दुनिया कान नहीं धरे, लेकिन पाकिस्तान को उसका क्या फ़ायदा हुआ कि पाकिस्तान अपनी तारीख में चौथी मरतबा G77 एंड चाइना, ये वो ग्रुप है जो अक़वाम मुत्तहिदा के बाद दुनिया का सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि ब्लॉक है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। 134 ममालिक इसके रुकन हैं, पाकिस्तान भी इसका रुकन है। पाकिस्तान इसका सदर मुंतखब, इसके चेयर के तौर पर पाकिस्तान को मुंतखब कर लिया है और अगले 1 साल तक, और इसमें इंडिया भी शामिल है। 134 ममालिक ने कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान की सरबराही में पाकिस्तान, जो पाकिस्तान की हुकूमत है, वो इस वक्त तरक्की पजीर ममालिक का मुकदमा लड़े आलमी दुनिया में, और जो अक़वाम आलम हैं, जो ख़ास तौर पर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको जो है जिस तरीके से रिसोर्सेज की बात है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात है, और जो इन ममालिक के कर्ज़ों का मामला है, ये टेकअप करे पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास अब इसकी प्रेसिडेंसी, आप चेयरमैनशिप कह लें, वो मौजूद है। ये एक बड़ी अचीवमेंट है। इसी दौरान अब जाहिर है कि ये भी देखना होगा कि पाकिस्तान क्या फ़ैसला करता है समिट फॉर डेमोक्रेसी के हवाले से, किस लेवल पर पार्टिसिपेशन। मेरी फीलिंग ये है कि वज़ीर आज़म इमरान खान शायद इस समिट में खुद शिरकत से माजरत करें। पाकिस्तान इसका बायकॉट भी नहीं करेगा, शायद किसी लो लेवल की पार्टिसिपेशन कर ली जाए। लेकिन अगर वज़ीर आज़म इमरान खान खुद बज़ाते खुद इस समिट में शिरकत का फ़ैसला करते हैं तो इसका बाकी फ़ायदे और नुकसान तो बाद की बात है, लेकिन उनको डोमेस्टिक सतह पर बहुत जो है वो एक सेटबैक का सामना करना पड़ सकता है, शदीद तनकीद का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनका जो मौक़िफ़ अब तक अमेरिका के हवाले से रहा उसको अवाम में ख़ासी मकबूलियत हासिल है। इसी तरीके से जो उनका एब्सोल्युटली नॉट समेत मैं तज़किरा कर चुका हूँ, मुख्तलिफ़ मौक़े पर उनका स्टैंस रहा है अमेरिका के हवाले से। अगर वज़ीर आज़म इमरान खान जाते हैं तो ये उनकी पॉपुलैरिटी ग्राफ को एक तरीके से डैमेज करेगा। लेट्स सी व्हाट हैपन्स, आई विल कीप फॉलोइंग। आपको मालूम है कि ये सारा मामला जो है वो अब पूरी दुनिया में एक ग्लोबल स्टेज के ऊपर तमाम नज़रें इसके ऊपर हैं। इस सारे मामले को मैं फॉलो करता रहूँगा। इससे कुछ जुड़ी हुई तफसीलात में अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा, और एक और सिचुएशन जो है वो ब्रू अप होती हुई नज़र आ रही है। अगली वीडियो में उसके हवाले से बात करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।